हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन फतेह क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स अपने शुरू किए हुए हैं, तो उसी कड़ी में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, लिंकिंग डिवाइसेस। लिंकिंग डिवाइसेस स्टूडेंट्स, जैसा कि अपने नाम से ही बता रहा है अपने को डिवाइसेस। डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? डिवाइसेस का मतलब होता है उपकरण, ठीक है। तो उपकरण, ऐसे उपकरण जो कि क्या करते हैं, जो कि लिंक करने का काम करते हैं, वो वाले डिवाइसेस। तो इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर हम जाने तो लिंकिंग डिवाइसेस का काम कौन करते हैं? वो होते हैं अपने कंजंक्शंस। क्या होते हैं? कंजंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंजंक्शंस के साथ ही हम फैमिलियर हैं आज तक। कंजंक्शंस का नाम ही हमने ज़्यादा सुना हुआ है रैदर देन लिंकिंग डिवाइसेस। तो लिंकिंग डिवाइसेस का काम इंग्लिश ग्रामर में जो वर्ड्स करते हैं वो होते हैं कंजंक्शंस, ठीक है। इनको अपने कंजंक्शंस कहते हैं। अब कंजंक्शंस की अगर अपने डेफिनेशन की बात करें तो कंजंक्शंस कौन से शब्द होते हैं इंग्लिश ग्रामर में? The words which combine or join the words, phrases, clauses and sentences. Sentences are called conjunctions. तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगी इसकी डेफिनेशंस। The words which combine or join the words, phrases, clauses and sentences are called conjunctions. तो conjunctions किसको कहते हैं? अपने ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं? कंबाइन या ज्वाइन करने का काम करते हैं। कंबाइन का मतलब भी जोड़ना और ज्वाइन का मतलब भी जोड़ना। इंग्लिश में हर जोड़ने के लिए एक डिफरेंट वर्ड होता है। जैसे मान लो जोड़ना कई तरह से होता है। एक तो अपने कंबाइन करके रखते हैं, जैसे बहुत सी अपने पेपर्स हैं, कागज़ हैं, अपने कह देते हैं इनको कंबाइन करके रख दो, इकट्ठे करके रख दिए। इकट्ठे करके रख दिए मतलब जोड़ के रख दिए, ठीक है। तो एक तो वो हो गया कंबाइन, जोड़ना। एक ज्वाइन करना, कोई चीज़ टूट गई है उसको ज्वाइन कर देते हैं, अपने जोड़ लगा देते हैं बीच में, वो ज्वाइन, वो भी जोड़ना हो गया। एक लिंक करना, जोड़ना, यानी कि जैसे कड़ियाँ जुड़ती हैं आपस में इस तरह से, ठीक है। तो वो भी लिंक करना, वो भी इस तरह से जोड़ना। जोड़ने के लिए इंग्लिश में अलग अलग तरह से जोड़ने के लिए अलग तरह से शब्द आते हैं, ठीक है। तो कंबाइन करते हैं या कंबाइन करते हैं या ज्वाइन करते हैं, ठीक है। वर्ड किसको? वर्ड्स को, शब्दों को जोड़ते हैं। फ्रेजेस को जोड़ते हैं। क्लॉजेस को जोड़ते हैं। फ्रेजेस को अपने क्या कहते हैं? वाक्यांश। क्लॉजेस को क्या कहते हैं? उपवाक्य। और सेंटेंसेस पता ही है आपको, वाक्य, ठीक है। तो वाक्यों को जोड़ते हैं, उनको अपने क्या कहते हैं? कंजंक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन की बात होगी। अब इसमें इसकी डेफिनेशन में ही अपने देख सकते हैं कि कितने से सारे कंजंक्शंस अपने को मिल रहे हैं। विच, जो कि, ठीक है। तो जो कि भी एक कंजंक्शन है। द वर्ड्स विच, जो ऐसे शब्द जो कि, तो इस शब्द को इसके साथ कंबाइन कर रहा है बाकी सेंटेंस के साथ। तो कंबाइन और ज्वाइन, तो कंबाइन और ज्वाइन दो एक जैसे शब्द हैं, इनको बीच में कंजंक्शन आ रहा है और ये जोड़ रहा है आपस में। और यहाँ पे एंड सेंटेंसेस, तो इतने सारे ये सारे शब्द हैं, इनको जोड़ रहा है एंड, ठीक है। तो ये भी एक कंजंक्शन है। तो इसकी डेफिनेशन में 3 कंजंक्शन अपने देख सकते हैं, विच है, और है, एंड है, ठीक है। तो ये सारी क्या हैं? कंजंक्शंस है। ये सारी कहीं ना कहीं इसको जोड़ने का काम कर रही हैं। ये इस शब्द को बाकी सेंटेंस से जोड़ रही है, ये आपस में, ये इन दोनों को, कंबाइन और ज्वाइन को, और ये एंड इन सब को,
ठीक है, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, ये इतने सारे एक जैसे हैं, तो इनको एंड जो कंजंक्शन है वो बीच में क्या कर रही है, इनको जोड़ने का काम कर रही है। तो इस तरह से 3 कंजंक्शन अपने इसकी डेफिनेशंस में ही देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। अब नेक्स्ट अपने को डेफिनेशन नहीं पूछी जाती एग्ज़ाम में, तो पर क्योंकि टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी होती है, हर टॉपिक के लिए उसकी एटलीस्ट पहले अपने को उसका बैकग्राउंड, उसकी इंट्रोडक्शन पता होनी ही चाहिए टॉपिक कि अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअल में उसकी इंट्रोडक्शन क्या है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है डेफिनेशन पढ़नी। इसलिए अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब अपने आगे बढ़ते हैं। अब अपने इसकी कंजंक्शंस की डेफिनेशंस के बाद देखेंगे इनके इंट्रोडक्शन नहीं, अब डेफिनेशन के बाद इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो ये लिंकिंग डिवाइसेस, ये कंजंक्शंस जब इनको क्लासिफाई करते हैं अपने, तो 2 कैटेगरीज़ में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट में जो अपने आते हैं कंजंक्शंस, वो आती है कैटेगरी कोऑर्डिनेटिंग। तो पहले होती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दूसरे अपने पास जो होते हैं वो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग 2 तरह के कंजंक्शंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। बेसिकली 2 होते हैं, लेकिन एक और है जो थर्ड अपने काउंट कर लेते हैं उसको, बट होता वो बेसिकली इन दोनों में से ही है। जो थर्ड फॉर्म निकली है वो है कोरिलेटिव्स, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 ही होते हैं, इन्हीं को लेके अपने को चलना है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? तारतम्य, या कह देते हैं अपने तालमेल, ठीक है। तो तारतम्य या तालमेल कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है। तो तालमेल किन 2 चीज़ों में बिठाया जाता है? समान कोटि की होती हैं जो, ठीक है, समान कोटि के। तो समान कोटि के 2 शब्द हों, फ्रेज हैं, हों, क्लॉज हों, सेंटेंस हों, तो जो समान होते हैं, मतलब दोनों की वैल्यू एक जैसी है, उस तरह के जो भी शब्द हैं, फ्रेजेस हैं, क्लॉजेस हैं, तो उनको जोड़ने का जो काम करते हैं वो कंजंक्शंस अपने इस कैटेगरी में रखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में कौन से रखते हैं? जो आश्रित, जो क्या काम करते हैं? सबऑर्डिनेटिंग की बात करते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? ये ऐसी कंजंक्शंस होती हैं जो आश्रित, जिसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस है, एक क्लॉज है जो आश्रित होता है दूसरे स्वतंत्र जो सेंटेंस है या वाक्य है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो एक डिपेंडेंट सेंटेंस को जो एक फ्री सेंटेंस से जोड़ती है, ऐसी जो कंजंक्शंस होती हैं उनको अपने रखते हैं सबऑर्डिनेटिंग की कैटेगरी में, ठीक है। अब ये कौन कौन सी कोऑर्डिनेटिंग होती हैं और कौन कौन सी सबऑर्डिनेटिंग होती हैं, ये देख लेते हैं अपने। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहली है अपनी एंड, दूसरी है बट, और है बोथ के साथ एंड, और है ईदर, और है नीदर नॉर है, ठीक है। एंड, बट, बोथ, और, ईदर और, नीदर नॉर, स्टिल,
या येट लिख देते हैं इसको अपने, 2 है, 2 या ऑल्दो, ठीक है। तो 2 ऑल्दो दोनों एक जैसे होते हैं, स्टिल येट एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। और एंड, बट, बोथ एंड, और ई और आ गया इधर, और आ गया, नीदर नोर आ गया, स्टिल येट, ये 2 ऑल्दो आ गया। और एक होती है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरह से ये वाली हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आती हैं, और सबऑर्डिनेटिंग में जो आती हैं वो हैं इफ़ है, अनटिल है, अनलेस है, फॉर है, इसमें एक आता है सो और देयरफॉर, ठीक है। सो और देयरफॉर आ गया। इसमें फॉर है, इफ़, अनटिल, अनलेस, फॉर, सिंस आ गया, व्हेन आ गया, वाइल आ गया, ठीक है। व्हेन, वाइल, विच है, व्हेन, वाइल, विच, हु और हाउ, ये WH वाले वर्ड्स ये भी इसी में आते हैं, ठीक है। तो ये आ गई अपनी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कौन सी आ गई? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एज सुन एज है, एज है, एज लॉन्ग एज है, ठीक है। तो इस तरह की जो भी कंजंक्शंस होती हैं जो कोई कंडीशन रखती हैं या एक क्लॉज को डिपेंडेंट बनाती हैं दूसरे क्लॉज के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह के क्लॉजेस को जोड़ने के लिए अपने जिन कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कैटेगरी में ये मेन जो हैं कंजंक्शंस उनको रखते हैं अपने, ठीक है। अब इनके बारे में अपनी इनकी क्लासिफिकेशन पता चल गई कौन कौन सी हैं कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। तो इसके बाद अपने क्या करेंगे, अब इनको इंडिविजुअली अपने कौन सी कंजंक्शन किस तरह के सेंटेंसेस में अपने को यूज़ करने हैं उसके बारे में अपने देखेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो अपनी फर्स्ट पहले आज हम कवर करेंगे अपनी जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को क्या करेंगे अपने कवर करेंगे टुडे। तो फर्स्ट जो अपनी बनेगी वो बनेगी एंड। क्या है? एंड। एंड किसको ज्वाइन करने के लिए यूज़ की जाती है? ये वर्ड्स को कंबाइन करती है, ठीक है। ये क्लॉजेस को भी जोड़ती है, ये फ्रेजेस को भी जोड़ती है, ये सेंटेंसेस को भी जोड़ती है, ठीक है। तो एंड वर्ड्स को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को सबको जोड़ने में काम आती है। कैसे? देखिए, जैसे मान लो ये वाक्य है, सेंटेंस है अपने पास, ही प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल, ठीक है। तो वो खेलता है क्रिकेट और फुटबॉल, दोनों ही खेलता है, ठीक है। क्रिकेट और फुटबॉल दो शब्द हैं, ठीक है। इनको जोड़ने का काम कर रही है कौन सी कंजंक्शन? एंड। यहाँ पे ये दो शब्दों को जोड़ रही है, क्रिकेट और फुटबॉल को।
एक बात और मैं आपको यहीं से बताते चलती हूँ कि ये जो कंजक्शंस होती हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन जब करते हैं सेंटेंसेस की, तो वो बेसिकली डिपेंडेंट होती है कंजंक्शंस के ऊपर ही। तो कंजंक्शंस ही वो हैं वर्ड्स जिनके द्वारा हम सेंटेंस को सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से सिंपल या इस तरह से मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सेंटेंसेस को। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर कि आप इस बात को दिमाग में लेके चलें कि हर कंजंक्शन रिप्लेस हो सकती है एक दूसरे के साथ। मतलब लगभग हर सेंटेंस में क्या होता है कि एक कंजंक्शन की जगह अगर अपने दूसरी कंजंक्शन को रख लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जो सेंटेंस का वो जो सेंटेंस है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सिंपल है, सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, इस तरह से करके। तो जो एग्ज़ाम में अपने को ध्यान रखना होती है वो ये बात, एक तो सेंस पकड़ के चलनी है अपने को सेंटेंस की, और दूसरा है जो अपने को ऑप्शन दिए गए होंगे। ठीक है, ऑप्शंस हमेशा इस तरह से दिए जाएंगे आपको ताकि आपको मतलब उसके साथ जो सूटेबल सेंटेंस के साथ कंजंक्शन है वो लगाने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो ऑप्शंस को ही लेके आपको चलना पड़ेगा बेसिकली। तो जैसे यही सेंटेंस है, अपने इसको सेम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ही प्लेज क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। वो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलता है। ठीक है, तो सेंटेंस तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक, सेंटेंस तो एज वेल एज लगाने से भी सही हो जाएगा, एंड से भी सही हो जाएगा, पर क्या होगा अपने को ऑप्शन देखने पड़ेंगे। जैसे मान लो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने, ही प्लेज क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही खेलता है वो, क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल वो खेलता है, क्रिकेटर के साथ साथ फुटबॉल भी खेलता है। तो ठीक है, पर जब आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे वो कुछ इस तरह से दिए गए होंगे कि ये दोनों उनमें आपको एक साथ नहीं दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अपने एक और एग्ज़ाम्पल इसका लेते हैं। जैसे ये दो शब्दों को जोड़ा, अब है मान लो राम इज़ माई फ्रेंड, राम इज़ माई ब्रदर। ये एक सेंटेंस हो गया। श्याम इज़ माई फ्रेंड। अब इस सेंटेंस को देख लो, ये दो सेंटेंसेस है, राम इज़ माई ब्रदर, श्याम इज़ माई फ्रेंड। तो अपने बोलने को तो ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन अपनी जैसे आप, एक तो ये है कि फैसिलिटी हो जाएगी, कहाँ दो सेंटेंस बना रहे हैं आप, कहाँ एक कंजक्शन यूज़ करके उसको एक ही सेंटेंस में आप रख सकते हैं। ठीक है, एक तो आपकी फैसिलिटी होगी, दूसरा इससे क्या होता है जो आपकी लैंग्वेज है वो इफ़ेक्टिव बनती है। ठीक है, तो इसको इफ़ेक्टिव, अब अगर इन दोनों सेंटेंसेस को अपने अलग अलग बोलते हैं तो ये बहुत ही बच्चों जैसा सा लगता है। ठीक है, इसी सेंटेंस को अपने अगर कंजंक्शन यूज़ करके एक ही सेंटेंस में पिरो लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो इससे आपकी जो लैंग्वेज है वो इफ़ेक्टिव भी हो जाएगी और आपको दो की जगह एक ही सेंटेंस से काम भी चल जाएगा। तो इसीलिए कंजंक्शंस यूज़ की जाती हैं। अब इसी सेंटेंस को कंजंक्शन यूज़ करके अपने कैसे बना सकते हैं, राम इज़ माई ब्रदर एंड कैपिटल श्याम इज़ माई फ्रेंड। तो ठीक है स्टूडेंट्स, दो सेंटेंस थे, राम इज़ माई ब्रदर, श्याम इज़ माई फ्रेंड। इन दोनों को एंड कंजक्शन यूज़ किया और एक ही सेंटेंस में पिरो दिया हमने। राम मेरा भाई है और श्याम मेरा फ्रेंड है। इस तरह से अब सेम ये रूल जो मैंने आपको ऊपर बताया कि आप इनको एंड की जगह एज वेल एज भी लिख दिया यहाँ पे, उसी तरह से यहाँ एक और कंजंक्शन है जो सूटेबल है जिससे सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, वो है वाइल। अगर अपने इसको लिखेंगे राम इज़ माई ब्रदर वाइल श्याम इज़ माई फ्रेंड, क्या हो गया कि राम मेरा भाई है जबकि श्याम मेरा फ्रेंड है। तो सेंटेंस तो इससे भी गलत नहीं होगा, सेंटेंस तो वो भी आपका सही रहेगा। तो वही बात आ गई
कि देखना आपको क्या है एग्ज़ाम में, किस हिसाब से चलना है, ऑप्शंस के हिसाब से। और एग्ज़ाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि एंड और वाइल आपको दोनों ऑप्शन दिए गए हों। अगर दिए गए होंगे तो आपका फिर क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल हो गया आपका 2 and 2। किस पेन गलत लिख दिए, 2 and 2 मेक 4। ठीक है, 2 and 2 मेक 4। 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 इस तरह से। तो ये हो गया आपका एंड का यूज़। आई होप इतने सारे एग्जांपल्स काफ़ी हैं आपके लिए एंड के यूज़ के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारा कंजंक्शन बनेगा वो कौन सा है जिसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे, वो है बट। ठीक है, बट। अब बट का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? बट का मतलब होता है किंतु, परंतु, लेकिन, और ये यूज़ करते हैं अपने विरोधाभास को दर्शाने के लिए, विरोधाभास। ठीक है, तो किंतु, परंतु, लेकिन, बट का मीनिंग ये आता है और विरोधाभास वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको डिनोट करते हैं इनसे अपने। कैसे? एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ही इज़ स्मॉल, छोटा है, बट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ही इज़ स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग, दोनों में विरोधाभास है, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। स्मॉल है, छोटा है, किंतु, परंतु, लेकिन क्या है, मजबूत है। ठीक है, इसी तरह से एक और वाक्य है, ही इज़ स्लो बट स्टडी। वो स्लो है बट, किंतु स्टडी है। स्टडी मीन्स निरंतर। ठीक है, स्लो है परंतु निरंतर चलता रहता है। ठीक है, ही वर्क्स क्विकली बट एक्यूरेटली। ठीक है, तो ये भी एक इसका एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं कि वो काम करता है क्विकली, जल्दी करता है, बट एक्यूरेटली, क्या करता है, काम को सही करता है। तो एक एग्ज़ाम्पल ये हो गया। अब एक और है कि बट की जगह कई बार अपने स्टिल भी सेम मीनिंग रखता है कुछ इसके। कैसे? मान लो ये दो एग्जांपल्स हैं कि ही रेन फास्ट बट could not win the race। ठीक है, he ran fast but could not win the race। वो तेज दौड़ा किंतु रेस जीत नहीं सका। he could not run fast, still he won the race।
अब देखिए ये दोनों सेंटेंसेस में ये सेंटेंस भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। फ़र्क क्या है इसमें कि वो तेज़ दौड़ा लेकिन रेस को क्या नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया। दूसरे सेंटेंस में क्या है कि वो तेज़ दौड़ नहीं सका, फिर भी वो क्या हो गया, रेस जीत ली उसने। तो ऐसे सेंटेंस में अपने इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे जानते हैं कि बट आएगा यहाँ स्टिल आएगा। तो इसमें एक माइनर सा जो डिफरेंस है वो है, उसको आप समझते हुए चल सकते हैं कि जब आपका जो एक्शन है, ठीक है, वो क्या हो, पॉजिटिव हो और उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या हो, नेगेटिव आए। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे बट, ठीक है। और अगर आपका जो एक्शन है वो आपका नेगेटिव है और उसका जो रिज़ल्ट आपको मिला वो मिला पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, आप ऐसे साइन को, ये नेगेटिव ऐसे भी लिख दिया, इसको पॉजिटिव ये साइन से और यहाँ पॉजिटिव ऐसे लिख लो फिर, ठीक है। तो एक्शन क्या था, नेगेटिव था, उसका रिज़ल्ट जो मिला आपको वो पॉजिटिव मिल गया, तो वहाँ पे अपने यूज़ करते हैं मोस्टली स्टिल, ठीक है। तो इनमें ये छोटा सा डिफरेंस होता है। अगर कभी दोनों ऑप्शंस आपको साथ में दे दिए गए हों तो आप इनमें से ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ देखिए ही रेन फास्ट, वो तेज़ दौड़ा था, पॉजिटिव था, ठीक है। तेज़ दौड़ना कोई नेगेटिव बात नहीं है, तो तेज़ दौड़ा था लेकिन जो उसका रिज़ल्ट आया है वो क्या है, वो रेस नहीं जीत सका। तो ऑब्वियसली जो इसका रिज़ल्ट नेगेटिव हो गया, जो अगर रेस नहीं जीत सका। तो यहाँ पे क्या था, वो तेज़ नहीं दौड़ पाया था और फिर भी क्या हुआ था, वो रेस को जीत गया था। तो इस तरह से यहाँ रिज़ल्ट जो उसका एक्शन था वो क्या था, नेगेटिव था, पर इससे जो रिज़ल्ट उसको मिला वो क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। तो इस तरह के वाक्यों में आप क्या कर सकते हैं, स्टिल और बट को ऐसे इनके बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। इफ़ यू वांट टू हैव अ स्क्रीनशॉट, यू कैन हैव इट विद इन अ सेकेंड प्लीज़। So let's move on the next conjunction. थर्ड जो अपनी कंजंक्शन है वो है बोथ और एंड। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो होती हैं जो पेयर्स में आती हैं, जोड़ों में, ठीक है। तो बोथ एंड, ठीक, बोथ के साथ हमेशा आपने क्या करना है, एंड यूज़ करना है। एक तो ये बात आपको विशेष जो ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल देखो इसका, बोथ गीता एंड सीता आर डांसर्स। तो बोथ, दोनों, गीता और सीता डांसर्स हैं। क्या है, गीता और सीता डांसर्स हैं, दोनों ही डांसर्स हैं। इसमें ये तो हो गया, ठीक, कि बोथ और एंड आपने लगा दिए दोनों। यहाँ पे हो सकता है इसको खाली छोड़ा हो, फिल इन दी ब्लैंक्स में हो सकता है इसको ब्लैंक छोड़ा हो, ठीक है, एंड आपको फिल करना होता है। तो एक तो ये चीज़ है। अदरवाइज़ आपको कंफ्यूज करने के लिए एरर्स में भी ये क्वेश्चन कई बार दिया जाता है कि बोथ के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ कर देते हैं बोथ गीता एज वेल
as Sita are dancers। अब आप देखिए जब बोथ आ गया तो बोथ के साथ अगर अपने एज वेल एज लगाते हैं तो ये क्या है, एक एरर है। क्या है, एरर है। बोथ जब आ जाएगा तो उसके आगे एंड ही आएगा, एज वेल एज नहीं आएगा। एक चीज़ तो ये जो अपने ध्यान रखनी है। और दूसरी आपको याद होगा हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक किया हुआ है, उसमें अपने ये रूल देखा था कि एज वेल एज यहाँ जहाँ पे भी आता है वहाँ पे अपने को ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगानी होती है, वर्ब लगानी होती है। तो एज वेल एज के बाद जो आपकी प्लूरल वर्ब है वो नहीं आएगी। गीता है तो गीता के हिसाब से अपने क्या लगाएंगे, यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो आर नहीं आएगा। गीता एज वेल एज सीता इज़ ए डांसर। ठीक है, तो यहाँ पे डांसर आएगा, डांसर्स नहीं आएगा। और जब आ गया बोथ तो फिर आपने क्या लगाना है, इसमें एंड लगाना है। दो चीज़ें जो एक ध्यान में रखनी है आपको। एक है एग्ज़ाम्पल और है अपने पास, जैसे बोथ ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर इंजूरियस। तो बोथ ड्रिंकिंग और ड्राइविंग क्या है, इंजूरियस है। ठीक है, जब यहाँ पे बोथ लग गया तो यहाँ पे अपने क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग सब्जेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग के सब्जेक्ट वर्ब जो अपना अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो अपना टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग पेयर बनता है एक। तो पेयर बनता है तो उसको अगर अपने पेयर के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं तो फिर यहाँ पे क्या नहीं लगाएंगे, बोथ नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे आपको बताया था कि पेयर वाले जो जिस सेंटेंस के बिगिनिंग में इस तरह का पेयर आ जाता है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ठीक है, उसके आगे अपने जो लगाते हैं वो वर्ब की क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इसी वाक्य को अगर यहाँ पे बोथ नहीं लिखा होगा और ये वाक्य आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग अब ये क्या बन गया, एक पेयर बन गया। अब इसको लिखेंगे इज़ इंजूरियस। ओके, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग यहाँ पे वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म इज़ इंजूरियस। ड्रिंकिंग और ड्राइविंग एक ही समय पे ड्रिंक किए हुए उसी समय पे ड्राइव करते हैं तो वो क्या है, ख़तरनाक है। यहाँ पे दो हैं, दोनों ड्रिंकिंग और ड्राइविंग, जब दोनों यहाँ पे आ गया, बोथ सेंस आ गया आपकी, बोथ वर्ड दिया हुआ आ गया तो यहाँ पे आप एंड लगाएंगे और यहाँ पे वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका बोथ। अगली कंजंक्शन के बारे में जान लेते हैं आप। वो है आपकी और। कौन सी कंजंक्शन आएगी, और। अब ये और है, इसका मीनिंग या क्या आएगा, या। एक और मीनिंग निकाल सकते हैं, नहीं तो। ठीक है, या और नहीं तो। कॉल रीना और टीना। तो रीना या टीना को बुलाओ। कॉल रीना और टीना, रीना या टीना को बुलाओ। इस तरह से शी मस्ट शी विल डाई। ठीक है, शी मस्ट वीप और शी विल डाई। उसको रोना ही पड़ेगा, उसको रोना ही चाहिए। ठीक है, उसको रो लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो डाई हो जाएगी, मतलब वो मर जाएगी।
ठीक है, एग्जाम्पल काफ़ी हैं, आई थिंक मोर देन इनफ है। इसका ये मीनिंग होता है और दो चीज़ों में से या, रीना और टीना, वीप और शिविल डाइव रो ले, नहीं तो क्या हो जाएगी, वो मर जाएगी। अब अगले पे चलते हैं, अगली कंजंक्शन पे। अगली कंजंक्शन अपनी बनेगी ईदर के साथ, और ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है आपकी। या इसका मीनिंग क्या बनेगा, या तो ये या तो वो लगा लो, ठीक है, या ये या वो, दोनों में से एक। इस तरह से इसका जो मीनिंग है वो बनता है। He is either a liar or a cheater। ठीक है, अब देखिए इसमें ईदर और वाले जो वाक्य हैं, नीदर नोर वाले जो वाक्य हैं, इनमें दो तीन चीज़ें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे कि ईदर और, ईदर के साथ हमेशा और आएगा, नीदर के साथ हमेशा नॉर आएगा। ऐसा नहीं है कि आप ईदर के साथ नॉर लगा दो और नीदर के साथ और लगा दो, तो ये नहीं, इनकी यही स्ट्रक्चर है, इसी को आपको फॉलो करना होगा कि ईदर के साथ और नीदर के साथ नॉर। एक और चीज़ है जो, जैसे ये है ही इज़ ईदर ए लायर और ए चीटर, जो दो ऑपोजिट चीज़ें होती हैं उनको आपको क्या करना होता है, उनकी जस्ट ईदर के बाद जो लिखा आपने और के बाद भी वही लिखना है, या और के बाद अगर आप जैसे ये लिख रहे हो उसका एडजेक्टिव, तो ईदर के बाद भी उसका एडजेक्टिव आएगा। इसी सेंटेंस को अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए, ही ईदर इज़ ए लायर और ए चीटर, तो एकदम से देखने में आपको इस सेंटेंस में कोई नहीं लगेगा, एरर नहीं लगता कि ये सेंटेंस सही गलत है, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है कि ही ईदर इज़ ए लायर, ठीक है, ईदर के बाद यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो, वर्ब लगा रहे हो, और के बाद क्या लगा रहे हो, यहाँ पे एडजेक्टिव लगा रहे हैं अपने, तो ये स्ट्रक्चर जो है अपना रॉन्ग है सेंटेंस का। और के बाद अगर अपने चीटर लगा रहे हैं तो जो दो चीज़ें हैं आपस में, ठीक है, वो दोनों जस्ट आफ्टर लिखेंगे ईदर के और के। ये जैसे ये सेंटेंस लिखा है अपने, ही इज़, तो वर्ब को पहले लिख लेंगे, ही इज़ ईदर ए लायर और ए चीटर। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगी आपकी वही सही बनेगी सेंटेंस की। एक एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं। यू may have, ऐसे लिखते हैं, you may either have an apple or an orange। ये वाक्य ऐसे लिखा, तो आप इसको गैस कीजिए ये वाक्य क्या सही है, ये सेंटेंस सही है। यू मे ईदर हैव एन एप्पल और एन ऑरेंज, या तो तुम्हारे पास एक एप्पल है या एक ऑरेंज है। तो क्या ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट है वो सेंटेंस का सही है? बिल्कुल नहीं। ये क्या है, सेंटेंस आपका रॉन्ग है। मैंने आपको बताया कि जो है वर्ब अपने ईदर से पहले लिखनी पड़ेगी, तो इस सेंटेंस को अपने ऐसे लिखना पड़ेगा, यू मे हैव, शायद तुम्हारे पास क्या है, यू मे हैव ईदर एन एप्पल, ठीक है। तो ईदर के बाद डायरेक्ट एन एप्पल लिखेंगे और एन
ऑरेंज। यहाँ पे डायरेक्ट और के बाद क्या लिखेंगे, एक ऑरेंज लिखेंगे। तो तुम्हारे पास शायद तुम्हारे पास या तो एक एप्पल है या एक ऑरेंज है। एक और सेंटेंस है जैसे ही कांट ईदर रीड और राइट। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ही कांट ईदर रीड और राइट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो या तो वो पढ़ नहीं सकता या वो लिख नहीं सकता। तो कई बार अपने ऐसे लगता है कि कांट आ गया तो ना इधर वाले में आएगा, जैसे वो होता है नेगेटिव सेंस देने वाला सेंटेंस। लेकिन आपको इसका डिफरेंस मैं बताऊंगी ना इधर वाले में, जब अपने नीदर वाला करेंगे सेंटेंस तब आपको इसका डिफरेंस समझाऊंगी। अभी के लिए आप देख लो इसको, ही कांट ईदर रीड और राइट। इसका मतलब है या तो वो पढ़ नहीं सकता, या लिख नहीं सकता। ठीक है, दोनों में से एक काम नहीं कर सकता। ये हो गया इसका सेंस। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही ईदर रीड और राइट। ये सेंटेंस सही है, यस। ईदर अपने पहले लिखा है, रीड और राइट। ईदर के बाद रीड आ रहा है, वर्ब आ रही है, और के बाद भी वर्ब भी लिख रहे हैं अपने। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है, ये सेंटेंस भी करेक्ट है अपना, और ये सेंटेंस भी करेक्ट है। ठीक है, ही ईदर रीड और राइट। तो ईदर और को लेकर ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट है, इसके साथ का ही मिलता जुलता जो अपने नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं वो है नीदर नॉर। कौन सा है, नीदर। नीदर के साथ क्या लगाएंगे, नॉर लगाएंगे। नीदर के साथ और लगाएंगे नहीं, नीदर के साथ अपने नॉर लगाएंगे, नीदर नॉर। ना तो ये ना वो, ठीक है, ना ये ना वो। इस तरह से करके इसका क्या बनेगा, मीनिंग बनेगा। पहले वही सेंटेंस ले लेते हैं जो अपने पीछे पड़ा था, ही नीदर रीड नॉर राइट। ठीक है, ना वो पढ़ सकता है ना वो लिख सकता है। कैसे बनाएंगे इसको, ना वो पढ़ सकता है ना वो लिख सकता है। तो समझ में आ गया आपको, ना वो पढ़ सकता है ना वो लिख सकता है। और ईदर वाले के साथ अपने कैसे लिखा था इसको, ही कांट ईदर रीड और राइट। इसका आपको क्या बताई थी ट्रांसलेशन मैंने, कि या तो वो पढ़ नहीं सकता या वो लिख नहीं सकता। ठीक है, तो डिफरेंस आपको समझ में आ ही रहा होगा ट्रांसलेशन के बाद, कि यहाँ तो है ना वो पढ़ सकता है ना लिख सकता है, यानी कि दोनों ही नहीं कर सकता, ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है। लेकिन इस वाले सेंटेंस में क्या है,
ईदर के साथ जब हमने लगाया कांट, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो पढ़ नहीं सकता या लिख नहीं सकता, एक चीज़ नहीं कर सकता दूसरी कर सकता है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया। तो नीदर को अपने जो है नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। इधर अगर अपने यूज़ करते हैं कि या ये या वो है, तो या ना वो है, इसके लिए अपने नीदर नॉर यूज़ करते हैं, शी। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ही केयर्स, शी लिख लो, शी केयर्स नीदर, शी केयर्स नीदर फॉर गोल्ड नोर सिल्वर। क्या ये सेंटेंस सही है? देखिए आप, क्या ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है, शी केयर्स नीदर फॉर गोल्ड नॉर सिल्वर, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये आपका रॉन्ग है सेंटेंस। अगेन मैंने आपको बताया कि नीदर के बाद जो दो चीज़ें दे रखी हैं, नीदर और नॉर के बाद अपने जस्ट उनके नेक्स्ट जो लिखेंगे वही दो ऑपोजिट जो हैं आपके दे रखे ऑब्जेक्ट्स वही लिखेंगे, ठीक है। जैसे शी केयर्स, इसको सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, शी केयर्स फॉर, वो परवाह नहीं करती किसके लिए, नीदर फॉर नीदर, शी केयर्स फॉर नीदर गोल्ड नॉर सिल्वर, ठीक है। उसको किसकी परवाह नहीं है, ना सोने की ना चांदी की। तो ये आपका सेंटेंस जो है वो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका करेक्ट वाला सेंटेंस। डन, ये हो गया आपका नीदर नॉर। अब नेक्स्ट है कंजंक्शन, जो है वो है नॉट ओनली बट ऑल्सो। कौन सी कंजंक्शन है नेक्स्ट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली, ये भी पेयर में है, नॉट ओनली के साथ हमेशा अपने क्या लगाना है, बट ऑल्सो। कैसे सेंटेंस बनता है इसका कि नॉट ओनली द ड्राइवर बट ऑल्सो द पैसेंजर was killed in the accident। तो एक्सीडेंट में नॉट ओनली, ना सिर्फ, इनकी जो मीनिंग है वो कैसे है, इसका मीनिंग ना सिर्फ बल्कि, ठीक है, ना सिर्फ ये बल्कि वो भी। तो इस तरह से इसका क्या आता है, हिंदी में मीनिंग आता है। तो नॉट ओनली द ड्राइवर, यहाँ पे नॉट ओनली आ गया ड्राइवर, बट ऑल्सो द पैसेंजर। दूसरा आपका ये पहला था आपका द ड्राइवर सब्जेक्ट है, ठीक है, ना सिर्फ जो ड्राइवर है बल्कि जो पैसेंजर था उसके अंदर कोई पैसेंजर यानी कि उसके अंदर जो सवारी थी वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट। तो वो भी ना सिर्फ ड्राइवर बल्कि जो पैसेंजर था वो भी एक्सीडेंट में मारा गया था। तो इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं उनके लिए आप नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करते हैं। नॉट ओनली द मैन but also the women were selected
फॉर द जॉब, इसी में नॉट ओनली द मैन, ना सिर्फ आदमी बट ऑल्सो द वीमेन, बल्कि जो महिलाएं थी वो भी सिलेक्ट की गई थी जॉब के लिए। सो ये हो गए दो एग्जाम्पल आपके नॉट ओनली बट ऑल्सो को लेकर। अब जो आपका नेक्स्ट कंजंक्शन है वो है सो और देयरफॉर। कौन सा है? सो और देयरफॉर। अब ये चीज़ जाननी ज़रूरी है आपके लिए कि सो और देयरफॉर दोनों का मतलब एक ही होता है और क्या होता है, इसलिए। ठीक है, किस सेंस में इसको यूज़ करते हैं? अपने कारण बताने के लिए, कारण बताने वाले जो सेंटेंस होते हैं। इसमें जो मोस्ट फेमस सेंटेंस है जो अपने बचपन से एप्लीकेशंस में लिखते आए हैं, आई एम इल सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास। ओके, आई एम इल सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास। मैं बीमार हूँ इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर सकता। तो बीमार हूँ कारण बताया गया है, उसके बाद इस कारण को बताने के बाद अपने सो कंजंक्शन लगाई है कि इसलिए क्लास को मैं अटेंड नहीं कर सकता। ठीक, अब देयरफॉर का क्या यूज़ होता है? देयरफॉर अपने यूज़ करते हैं फॉर्मल इंग्लिश के लिए। किसके लिए? फॉर्मल इंग्लिश के लिए। देयरफॉर फॉर्मल इंग्लिश के लिए। ठीक, तो यही इसी सेंटेंस में आपने अगर देयरफॉर लगाएंगे तो वो ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है और कुछ नहीं। दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम ही होता है, इसलिए। सो ओके, इफ़ यू वांट वी कैन हैव वन मोर एग्जाम्पल फॉर दिस। आवर केसेस were heavy, so we took the taxi or a taxi, एक टैक्सी भी लिख सकते हैं। तो आवर केसेस वर हैवी, हमारे केसेस क्या थे? केसेस सूट केसेस। ठीक है, हमारे जो केसेस थे वो हैवी थे। सो इसलिए वी टुक द टैक्सी, देयरफॉर वी टुक द टैक्सी, इसलिए हमने क्या किया? टैक्सी ले ली। तो टैक्सी क्यों ले ली? क्या कारण था? कि केसेस हैवी थे, उठाए नहीं जा रहे थे, तो उसके लिए अपने को टैक्सी की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह से कारण बताने के लिए जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आगे कोई कारण बताया गया होता है और पीछे बताते हैं उस सेंटेंस में हम कि ये वो वाला का जो एक्शन था हमने क्यों किया, उसका क्या कारण आगे दिया गया है, तो उसमें जो कंजंक्शन अपने यूज़ करते हैं वो लगाते हैं सो। नेक्स्ट है स्टिल और येट। इनका भी मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। दोनों एक दूसरे की जगह अपने यूज़ कर सकते हैं दोनों को। इनका क्या मतलब होता है? फिर भी। क्या मतलब होता है? फिर भी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। He was annoyed still या yet, दोनों ही लगा सकते हैं। ठीक है, he was annoyed still या yet kept quiet।
he was annoyed, still yet he kept quiet. वो क्या था? खिंचा हुआ था। annoyed का मतलब खिंचना होता है, annoy का। तो वो खिंचा हुआ था, still yet फिर भी वो क्या रहा? चुप रहा। ठीक है, फिर भी वो चुप था। खिंचा था फिर भी चुप था, शांत था। क्वाइट मीन्स शांत था, ऐसे नहीं कि शोर मचाने लग गया हो। तो इस तरह से स्टिल भी यहाँ पे सही आएगा और येट भी यहाँ पे सही आएगा। ऑप्शंस आपको इस तरह से दिए जाएंगे कि ऐसे नहीं कि आपको दोनों एक साथ दे दिए गए हों। ऑप्शन में भी ऐसे बनेंगे आपके, ए स्टिल है, बी और है, सी अदरवाइज है, या सो लगा लो, सो डी नन लगा लो। तो आपको इनमें स्टिल और येट में से एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे एक साथ। बाकी को अपने इसमें क्या करेंगे, रख के देख लेंगे फिलर्स में कि ही वॉज एनोयड और ही केप्ट क्वाइट। वो खिंचा हुआ था या वो चुप था। क्या ये सेंस बनेगी सेंटेंस की? नहीं बनेगी, तो और नहीं आएगा। ही वॉज एनोयड सो ही केप्ट क्वाइट। वो खिंचा था तो खिंचा हुआ बंदा क्या इसलिए वो चुप था? खिंचा हुआ बंदा चुप रहने का कारण हो सकता है कि वो खिंचा हुआ हो? नहीं, खिंचा हुआ होगा इंसान तो वो क्या करेगा? शोर मचाएगा, कुछ भी ऐसा एक्शन करेगा कि अपने को उसकी झिलमिलाहट जो है वो नज़र आएगी। तो ठीक ये भी नहीं सेट बैठेगा। नन की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने पास क्या है? स्टिल दिया हुआ है कि वो खिंचा था फिर भी वो शांत था। तो इस तरह से अपने को फिलअप्स में आएंगे क्वेश्चन, ऐसे आपको कंजंक्शंस देखनी होंगी। अब है नेक्स्ट दो और ऑल दो। दो और ऑल दो, ठीक है। दो ऑल दो, इनका मीनिंग क्या होता है? हालांकि। क्या मीनिंग होता है दो और ऑल दो का? हालांकि हिंदी में। दोनों एक दूसरे की जगह यूज़ हो सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग होता है, ठीक है। दो या ऑल दो, he is poor, he can help him or them, कुछ भी लगा लो। दो although he is poor he can help him, हालांकि वो क्या है? गरीब है, लेकिन वो क्या कर सकता है? वो क्या उसकी हेल्प कर सकता है। दो although he is poor he can help him। ऐसे बिगनिंग में आ गया सेंटेंस के। He says he will pay though I don't think he will। तो यहाँ पे क्या सेंस बनी?
यहाँ पे बिगनिंग में आया सेंटेंस के, तो बिगनिंग में भी आ सकता है। हालांकि वो गरीब है परंतु वो क्या कर सकता है, उनकी क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। ही सेज ही विल पे, उसने कहा कि वो पे करेगा। दो आई डोंट थिंक ही विल, हालांकि मैं ये सोचता हूँ कि वो नहीं करेगा। ठीक, तो इस तरह से बिगनिंग में सेंटेंस के और मिडल में भी आ सकता है दो और ऑल्दो। Did not study, though he did not study, he passed the exam। हालांकि उसने पढ़ाई नहीं की पर उसने क्या किया, एग्ज़ाम पास कर लिया फिर भी। ठीक है, हालांकि वो पढ़ा नहीं लेकिन उसने एग्ज़ाम क्या किया, पास कर लिया। तो इस तरह से दो और ऑल्दो से आपके जो सेंटेंसेस हैं वो बनते हैं। अब देखिए ये सेंटेंस है, दो ऑल्दो से लग गया, दो ऑल्दो लगने से सही हो गया। और इसी तरह का अपने शुरू में बट से भी किया था, ही डिड नॉट स्टडी हार्ड, ऐसे करके बना सकते हैं। उसने हार्ड स्टडी नहीं की, स्टिल ही पास द एग्ज़ाम, फिर भी वो एग्ज़ाम को क्या कर गया, पास कर गया। या बट के साथ ही स्टडीड हार्ड बट ही कैन नॉट पास द एग्ज़ाम। तो इस तरह से करके मतलब सेंटेंसेस में ये जो आपके कंजंक्शंस होते हैं, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि एक दूसरे सेंटेंस में ये सारे सही होते हैं। ऐसे नहीं है कि एक कंजंक्शन से आपका सेंटेंस बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा दूसरे से। लेकिन आपको फिर से कह रही हूँ कि ध्यान रखने होते हैं, जो चीज़ के फोकस करना होता है वो अपने को ऑप्शन देखने होते हैं, ऑप्शन के हिसाब से ही अपने को जो सूटेबल कंजंक्शन है वो फिलअप करनी होती है। ठीक, तो दो ऑल्दो हो गया। अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, जो कि आज के लिए हमारी आज की क्लास की और आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की लास्ट कंजंक्शन बनेगी, वो है अदरवाइज़। कौन सी है, अदरवाइज़। अब अदरवाइज़ का मीनिंग क्या होता है, नहीं तो। किस सेंस में आएगा कि रिज़ल्ट बताएगा कि ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये करो नहीं तो वो हो जाएगा। तो इस सेंस में आपने क्या यूज़ करते हैं, अदरवाइज़। कौन सी कंजंक्शन, अदरवाइज़। एग्जाम्पल, यू मस्ट रीच ऑन टाइम, यू मस्ट रीच ऑन टाइम। अब कौन सी कंजंक्शन लगाएंगे, अदरवाइज़। ठीक है, अदरवाइज़ यू विल नॉट गेट अ सीट। तो यू मस्ट रीच ऑन टाइम, तुम्हें ज़रूर जो है समय पे पहुंचना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम्हें सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो नहीं तो वाले जो वाक्य बनते हैं उनमें अपने कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं, अदरवाइज़। यू मस्ट स्टडी you must study hard, या you must बना लेते हैं सेंटेंस, वर्क हार्ड, मेहनत करो, अदरवाइज यू विल फेल। ठीक है, तो मेहनत करो, अदरवाइज़ यू विल फेल, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे।
मेहनत करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो नहीं तो के सेंस को लेते हुए अपने चलते हैं। तो जहाँ पे एक एक्शन दिया है उसके बाद अपने को ये बताया जाता है कि ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। तो इस सेंस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें अपने को अदरवाइज़ कंजंक्शन है वो यूज़ करनी है। सो स्टूडेंट्स, it was all about the conjunctions, कोरिलेटिव और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में अपने आज पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में और उनके यूजेस के बारे में जानेंगे। तब तक फ्रेंड्स प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल का और स्टडी का लाभ सुनिश्चित हो सके। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।